हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो रहने वाला है एमएस एक्सेल के ट्यूटोरियल के बारे में। यानी आज हम एमएस एक्सेल के बारे में पूरा का पूरा जानकारी लेंगे कि एमएस एक्सेल में होता क्या क्या है, इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं और उसके उपयोग कौन कौन से हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें कौन सी वाली रो और कौन सी वाली कॉलम होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, कितने रो होती है इसमें। इसके अलावा ये जो फंक्शंस है इसको क्या क्या कहते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो आपको एक ऐसा एमएस एक्सेल को ओपन कर लेना है। ठीक, एमएस एक्सेल को ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे फर्स्ट में लिखा है बुक 1 और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इस पूरे को तो कहते हैं टाइटल बार। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये पूरा है इसको टाइटल बार कहते हैं। ठीक, इस पर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये मिनिमाइज हो जाता है और डबल क्लिक वापस करते हैं तो ये मैक्सिमाइज हो जाता है। यानी इसकी साइज़ को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा ये यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह दे रखा है ये वाला, इसको मिनिमाइज कहते हैं और ये होता है रीस्टोर डाउन। ठीक है, मिनिमाइज का मतलब होता है छोटा करना और रीस्टोर डाउन इसको करते हैं तो ये बड़ा हो जाता है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर एक क्लोज का बटन दे रखा है। अगर हमें एक्सेल शीट में काम नहीं करना है तो हम यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है ये ऑफिस बटन। ठीक है, इसे ऑफिस बटन कहते हैं। ऑफिस बटन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होके आते हैं। ठीक, इसमें रहता है सबसे फर्स्ट नंबर पर न्यू। यानी अगर हम इस वाली शीट पर काम कर रहे हैं और अगर हमें एक और नई शीट बनाना है और इस वाली शीट को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक, चेंज नहीं करना है, इसके लिए सिंपली हम इस न्यू वाले फंक्शन पर जाएंगे और क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने एक और नई एक्सेल शीट आ जाएगी। ठीक, फिर रहता है इसके नीचे ओपन। तो ओपन वाले में क्या रहता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक एमएस एक्सेल की शीट बनी हुई है और उसको हमें यहाँ पर एक्सेल में शो करना है या यहाँ पर ओपन करना है, ठीक, तो उसके लिए सिंपली हम ऑफिस बटन पर आएंगे और ओपन वाले फंक्शन में जाके हम इसको ओपन कर लेंगे। या फिर हम कीबोर्ड से भी कंट्रोल के साथ में जब ओ वाला बटन दबाएंगे तो हमारा जो पुरानी एक्सेल शीट बनी हुई है वो ओपन होके यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पर आता है हमारे पास सेव करने का। यानी अगर हम यहाँ पर कोई भी एक्सेल शीट को क्रिएट कर रहे हैं और उसे हमें सेव करना है, यानी अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक्सेल शीट को क्रिएट कर रहा हूँ और वो आधी हुई या आधी से थोड़ी ज़्यादा हो गई, लेकिन अब मुझे उसको बंद करके जाना है और फिर से डबल से बैठूंगा तो जहाँ तक मैंने वो एक्सेल शीट को कंप्लीट किया था वहीं से मुझे आगे की मिले वो। ठीक, तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पर सेव पे क्लिक करूँगा और उसको सेव कर दूँगा ताकि फिर जब भी मैं उसको ओपन करूँ तो जहाँ तक मैंने उस पर शीट पर काम कर रखा है, वर्क कर रखा है, उतना मुझे मिल जाए। ठीक, फिर आता है यहाँ पर नीचे सेव एस। सेव एस का मतलब होता है कि हम जो एक्सेल शीट बना रहे हो वो कौन से वाले फाइल फोल्डर वगैरह में सेव करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर सेव एस का उपयोग करते हैं। यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आ जाते हैं जैसे कि एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक, सारी की सारी चीज़ें निकल के आती है। ठीक है, इसको हम अदर फॉर्मेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ से कोई पीडीएफ वगैरह बनानी हो तो या अदर फॉर्मेट में जाके मैं इसकी पीडीएफ वगैरह भी बना सकता हूँ। ठीक, फिर आता है प्रिंट करने का। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से कोई भी एक्सेल शीट को प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए सिंपली मैं कंट्रोल के साथ में पी वाला बटन यूज़ करूँगा या फिर इस प्रिंट में जाकर भी मैं उस एक्सेल शीट को प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक, यहाँ पर मुझे प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, क्विक प्रिंट का ऑप्शन मिलता है और प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर नीचे आता है फिर प्रिपेयर का। ठीक है, जिसमें हम उसको प्रॉपर्टीज़ वगैरह रहती है इसमें और एनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। फिर आता है सेंड करने का। ठीक है, यहाँ से हम ईमेल या फिर फैक्स के थ्रू भी इस एक्सेल शीट को किसी को सेंड कर सकते हैं। फिर आता है पब्लिश का और फिर आता है क्लोज करने का। ठीक है, इतना समझ आया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है हमारे पास एक ऑप्शन सेव एज का, यानी अगर हम यहाँ से भी एक्सेल शीट को सेव कर सकते हैं। ये वाला है अंडो करने का, यानी
जो भी हम टाइप कर रहे हैं उसको अंडो करने के लिए Ctrl Z का यूज़ करते हैं या फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर रीडू करने का है जिसमें हम कंट्रोल के साथ में Y का यूज़ करते हैं। इन दोनों फंक्शंस का यूज़ कैसे होता है जब हम एक्सेल सीट में यहाँ पर काम करेंगे तब मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा। ठीक, यहाँ पर है फिर प्रिंट प्रीव्यू का। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर कोई भी एक्सेल सीट बना रहा हूँ और उसे प्रिंट करना है, प्रिंट करने के लिए सबसे पहले तो मैं प्रिंट प्रीव्यू चेक करूँगा कि वो जो एक्सेल सीट बनी है वो मेरे एक पूरे पेज पर आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक, उसके लिए सिंपली यहाँ पर क्लिक करने पर मुझे प्रिंट प्रीव्यू मिल जाएगा, या फिर हम कंट्रोल बटन के साथ में F2 बटन प्रेस करते हैं तो भी हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू निकल के आ जाता है। ठीक, ये जो डाउन एरो है इसको कहते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर क्लिक करने पर हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, स्पेलिंग, अंडो, रीडू, शॉर्ट असेंडिंग, शॉर्ट डिसेंडिंग, या और भी बहुत सारी कमांड्स इसमें मिलती हैं जिसका हम यूज़ करके इसको एक्सेस बार को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, इतना समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कहते हैं मेन्यू बार। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा मेन्यू बार होता है। ठीक, इसके अलावा मेन्यू बार के अलावा यहाँ पर होता है ये जो C6 से लिखा है इसे नेम बॉक्स कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मान लो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये F4 लिखा हुआ आ गया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये I1 लिखा हुआ आ गया, फिर यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये F7 लिखा हुआ आ गया। मान लो ये F7 लिखा है, F का मतलब तो होता है कि ये मेरे पास जो कॉलम है, ठीक, ये वाला कॉलम F नंबर का कॉलम है। ठीक, और ये 7 का मतलब होता है कि मेरे पास 7 नंबर की रो है। यानी एक्सेल में जब भी हम कॉलम और रो को देखते हैं तो सबसे पहले तो कॉलम का नाम आता है, उसके बाद रो का नाम आता है। अब यहाँ पर ये ABCD जो लगी हुई है इसको यहाँ से मैं आगे बढ़ाऊँगा तो मेरे पास बहुत सारी ABCD आ जाएगी, यानी मेरे पास बहुत सारे कॉलम हैं। सेम ऐसे ही मेरे पास भी बहुत सारी रो निकल के आती हैं। तो बहुत सारी में होती कितनी है इसे चेक करने के लिए सिंपली मैं ये जो 1 और A जो लिखा है इसके पास में जो बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करूँगा। ठीक, तो ये मेरे सामने यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि मेरे पास 10,48,576 तो रो है और 16,384 कॉलम है। यानी ये जो रो है, ये वाली जो रो है ये 10,48,576 है, और ये जितने भी कॉलम बन के आ रहे हैं मेरे पास A B C D, ये कॉलम जितने भी बन के आ रहे हैं ये टोटल मिला के मेरे पास 16,384 है। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि MS एक्सेल के अंदर कॉलम कितने होते हैं और रो कितनी होती हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि कॉलम होते हैं हमारे पास 16,384 और रो होती है हमारे पास 10,48,576। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे आता है हमारे पास यहाँ पर ये फॉर्मूला बार। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कोई भी डिजिट वगैरह लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं और अगली वाली सेल में हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख के हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या सिंपली यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लिख के फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप कौन से वाली की को दबाते हैं या कौन से वाले साइन को प्रेस करते हैं, तो इज इक्वल टू का साइन प्रेस होता है। जब भी हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले इज इक्वल टू यानी बराबर का साइन लगाना पड़ता है, तभी हमारा फॉर्मूला अप्लाई होता है, अन्यथा अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब इतना समझने के बाद मैं चलता हूँ आगे और यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर कितनी शीट होती हैं। तो MS एक्सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट रहती हैं। हम 3 शीट से ज़्यादा भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट MS एक्सेल के अंदर 3 शीट रहती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं तो ये होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, और ये होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है, यानी ये जो होता है स्क्रॉल बार होता है जिसकी सहायता से हम सेल में ऊपर नीचे जा सकते हैं, और सेम ये भी एक स्क्रॉल बार होता है जिसमें हम कॉलम को
आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक, तो ये वाला जो स्क्रॉल बार है ये रो को आगे पीछे करने के लिए होता है, सेम ये वाला जो स्क्रॉल बार है ये कॉलम को आगे पीछे करने के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर देखते हैं कि अभी जो नॉर्मल लिखा है तो हमारी ये जो एक्सेल सीट है पूरी की पूरी नॉर्मल है। हमें यहाँ से कोई पेज डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि कितना बड़ा पेज है। ठीक है, क्योंकि इसमें 10,48,574 तो रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। अब एक पेज का डायमेंशन कितना बड़ा होता है यहाँ पर हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। सिंपली इसके लिए यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे पेज लेआउट में। ठीक है, पेज लेआउट में क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पेज बन के आ जाता है कि एक पेज में हमारे पास कितना डेटा रह सकता है। मान लो ये वाला पेज है तो इसमें हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डेटा अवेलेबल रह सकता है, वो पेज बाय पेज यहाँ पर बन के आ जाते हैं। ठीक, ये पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज। ठीक है, फिर से हम यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करते हैं तो अब मेरे सामने यहाँ पर ये पेज बन के आ गए। ठीक, जिसमें ये जो जे कॉलम है इसके पास में एक डॉटेड फॉर्म में पेज बन के आ गया। ठीक है, अपन नीचे चलते हैं तो नीचे भी हमारे पास है ये यहाँ पर 47 नंबर की जो रो है इसके नीचे एक डॉटेड फॉर्म में लाइन बन के आ गई कि हमारे पास इतना बड़ा पेज है। ठीक है, यानी यहाँ पर जे कॉलम और यहाँ पर 47 नंबर की रो तक हमारे पास एक पेज का डायमेंशन निकल के आ जाता है। ठीक, इसके अलावा अगर हमसे कोई पूछे कि MS एक्सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कितना % की जूम होती है तो वो रहता है 100%। और मिनिमम जूम कितनी होती है तो मिनिमम जूम हमारे पास 10% होती है और मैक्सिमम जूम हमारे पास 400% होती है। ठीक, ये 400% जूम मैक्सिमम रहती है और मिनिमम जूम हमारे पास 10% रहती है। बाय डिफ़ॉल्ट जूम हमारे पास 100% रहती हैं। ठीक है, अब इतना समझने के बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। ठीक, अब ये जो बॉक्स बने हुए आ रहे हैं यहाँ पर, ये जो बॉक्स जहाँ जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे बॉक्स बन के आ रहे हैं। ठीक, तो इसे कहते हैं सेल। ठीक, और ये यहाँ पर सेल एड्रेस है, यानी मैं यहाँ इस बॉक्स पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पर एक सेल एड्रेस ओपन होकर आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर भी मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर भी मेरे सामने एक सेल एड्रेस ओपन होके आ चुका है। ठीक है, इतना समझने के बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसमें और कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। अब ये जो होम टैब है तो अगर MS एक्सेल को हम ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट होम टैब ओपन रहती है हमारी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इंसर्ट टैब है, फिर पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डेटा है, रिव्यू है और व्यू है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 यानी MS एक्सेल के अंदर हमारे पास टोटल मिला के 7 टैब होती है। ठीक, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे या आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आए कि MS एक्सेल के अंदर हमारे पास कितनी टैब रहती हैं मौजूद, तो हम बताएंगे कि 7 टैब मौजूद रहती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको सेल कहते हैं। ठीक है, इसको कॉलम कहते हैं, सिंपली इसको रो कहते हैं। ठीक, इतना जानने के बाद बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर रहता है हमारे सामने ये फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करने का, यानी अगर हम यहाँ पर कोई भी चीज़ लिखते हैं ठीक, तो यहाँ पर जाने के बाद उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, यानी फ़ॉन्ट को कुछ और स्टाइल में भी यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। सिंपली ये जो रहता है मेरा, ये फ़ॉन्ट के साइज़ को छोटा या बड़ा करने के लिए रहता है। अगर कोई पूछे आपसे कि MS एक्सेल के अंदर मिनिमम फ़ॉन्ट कितने साइज़ का रहता है तो 8 की साइज़ का रहता है और मैक्सिमम 72 साइज़ का फ़ॉन्ट रहता है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसे हम छोटा और बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करने के लिए सिंपली ये जो ए लिखा है इसके ऊपर जो बड़ा वाला एरो लगा है, ठीक है, अप साइड में जो एरो लगा है इस पर क्लिक करके हम फ़ॉन्ट की साइज़ को बढ़ा सकते हैं। सिंपली ये डाउन एरो वाला जो ए है इसकी साइज़ को कम करने के लिए यूज़ होता है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो बोल्ड है तो अगर यहाँ पर हम कुछ भी लेटर लिखते हैं, यहाँ पर हम कुछ भी लेटर लिखते हैं तो उसको बोल्ड करने के लिए यहाँ पर प्रेस करते हैं तो ये हमारा बोल्ड हो जाता है। मान लो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बोल्ड, ठीक, और इंटर किया तो सेम नेक्स्ट वाली सेल में मैं पहुँच चुका हूँ। ठीक, अब यहाँ पर मैंने इस बोल्ड वाली सेल को क्लिक किया और यहाँ से मैंने बोल्ड किया तो ये अक्षर मेरे बोल्ड होके आ गए। फिर से मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो फिर से वो अक्षर अनबोल्ड हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद आता है इटैलिक करने का। इटैलिक का मतलब होता है जैसे कि हमारे पास कोई भी फ़ॉन्ट होते हैं तो उन्हें अगर तिरछा करते हैं हम तो उसे इटैलिक करना कहते हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ पर क्लिक किया मैंने तो ये जो बोल्ड लिखा था वो इटैलिक हो गया है। ठीक,
और फिर से मैं क्लिक करूँगा तो फिर से मेरा नॉर्मल फॉर्म में वो आ जाएगा। उसके बाद ये रहता है अंडरलाइन करने का। अब यहाँ पर डाउन हो रहे हैं, यहाँ पर अंडरलाइन और अंडरलाइन डबल, ठीक है। यानी यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पर सिंगल अंडरलाइन होके आएगी। आपको मैं जूम करके बताता हूँ यहाँ पर, ठीक। ये मेरे पास सिंगल अंडरलाइन आ गई। अगर मैं यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करके डबल अंडरलाइन करूँगा तो मेरे पास ये डबल अंडरलाइन होके आ जाएगी। सिंपली इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक। इसके बाद रहता है यहाँ पर ये जो ऑप्शन दे रखा है, यह बॉर्डर लगाने का रहता है। अगर मेरे पास मान लो इतनी सेल को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक। अब इस पर मुझे बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर लगाने के सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दूँगा तो ये मेरे सामने जितनी भी सेल मैंने सिलेक्ट करी थी, जितने कॉलम और रो मैंने सिलेक्ट करे थे, सारे के सारे पर बॉर्डर लग चुकी हैं, ठीक। इसके बाद अगर मैंने ये जो लिखा है बोल्ड, इस वाली सेल को मुझे कलर फॉर्मेट करना है, ठीक। तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करूँगा फिल कलर पर और ये सिंपली यहाँ से मैं जो भी कलर फिल करूँगा वो कलर यहाँ पर फिल होके आ जाएगा। वैसे ही यहाँ से मैं इसकी फ़ॉन्ट का जो कलर है वो भी चेंज कर सकता हूँ। मान लो मुझे रेड कलर करना तो रेड हो जाएगा मेरे पास, अगर डार्क कलर करना है मुझे तो डार्क हो जाएगा, ठीक। अब ये रहता है यहाँ पर टॉप अलाइन, यानी अगर मैं किसी भी फ़ॉन्ट को लिखता हूँ, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि इतने मैंने सेल और इतनी जो सेल है इसमें मैंने रो और कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यानी मैंने 4 कॉलम सिलेक्ट करे और 2 रो सिलेक्ट करी। इसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर जाने के बाद मैंने यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर दिया तो ये मेरी जितनी भी सेल थी वो सारी की सारी मर्ज होके आ गई है। अब मैं सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल का नाम कंप्यूटर नॉलेज, ठीक। इतना लिखने के बाद मैंने इंटर बटन दबा दिया। अभी जो लिखा मैंने ये यहाँ पर बॉटम अलाइन है, ठीक है। यहाँ पर ये बॉटम अलाइन है। अगर इसको मुझे सेंटर अलाइन करना है सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा, ठीक है। और इसी फॉन्ट को मुझे अगर टॉप अलाइन करना है तो यहाँ पर क्लिक करूँगा तो टॉप अलाइन हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगर मुझे इसको लेफ़्ट में अलाइन करना है तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करूँगा तो लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। और अगर मुझे ये सेंटर में अलाइन करना है यानी बीच में लाना है तो यहाँ पर मैं बीच में जाऊँगा, इसको सेंटर अलाइन हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा यहाँ से क्लिक करने पर राइट अलाइन भी हो जाता है, ठीक। अब इसमें एक शॉर्टकट की भी होती है। अगर कंट्रोल बटन के साथ में हम एल वाला बटन दबाते हैं तो हमारे जितने भी फ़ॉन्ट रहते हैं वो सारे के सारे लेफ़्ट में अलाइन हो जाते हैं, यानी लेफ़्ट साइड की तरफ खिसक जाते हैं, ठीक है। और कंट्रोल बटन के साथ में अगर हम ई वाला बटन दबाते हैं तो हमारा जितने भी टेक्स्ट रहते हैं वो सारे के सारे सेंटर अलाइन हो जाते हैं, यानी सेंटर में आ जाते हैं, ठीक। सिंपली यहाँ पर कंट्रोल बटन के साथ में अगर मैं आर वाला बटन यूज़ करता हूँ तो मेरे जितने भी टेक्स्ट रहते हैं वो सारे के सारे राइट अलाइन हो जाते हैं। इतना समझ आया? अगर इतना समझ आया हो तो अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, ठीक। बढ़ते हैं आगे, ठीक। अब यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग रहती है, फॉर्मेट एज टेबल रहता है और सेल स्टाइल रहती है, ठीक। तो इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। अब समझते हैं हम कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। मैंने आपके सामने एक रिजल्ट शीट को यहाँ पर बना के तैयार किया है, ठीक। इस रिजल्ट शीट में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के देखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में होता क्या क्या है और कैसे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पर जो टोटल नंबर निकाल रखे हैं ना, इसको मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया और मैंने हाईलाइट सेल्स रूल जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक किया। फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर ग्रेटर देन का मिलता है, लेस देन का मिलता है, बिटवीन का मिलता है, फिर इक्वल टू का मिलता है, टेक्स्ट डेट कंटेंट्स का मिलता है और डेट ऑक्यूरिंग का मिलता है और डुप्लीकेट वैल्यू मिलती है। इसके अलावा मेरे पास और भी रूल मिलते हैं, लेकिन मुझे मेजरली जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं उसी को समझना है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली मैं ग्रेटर देन पे क्लिक करूँगा और ग्रेटर देन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा 300, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर ये डेटा निकल के आ जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर एक ओके करूँगा तो मेरे पास निकल के आ जाएगा कि 300 नंबर से ज़्यादा नंबर किस किस के हैं। यानी मैंने इसमें ग्रेटर देन का साइन लगाया था, जो ग्रेटर देन की कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी, तो मेरे पास से ग्रेटर देन वाले निकल के आए कि 300 नंबर से ज़्यादा कौन कौन से नंबर इसमें हैं
वो सारे के सारे निकल के आ गए। ठीक, सिंपली इसको मैं यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अलग हटा दूंगा। फिर यहाँ पर मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक किया, ये यहाँ पर मेरा डेटा सारा सिलेक्ट है। ठीक है, इसके बाद फिर से मैं हाईलाइट सेल रूल्स में गया और यहाँ पर मैंने सिंपली लेस देन का लगाया। अब लेस देन में मैं यहाँ पर देखता हूँ 300 से कम वाले कौन कौन से हैं। 300 लिखा मैंने, लेस देन में ओके किया तो ये मेरे पास 2 डिजिट निकल के आए। ठीक है, कि ये 2 रोल नंबर ऐसे हैं जो 300 नंबर से कम है। ठीक, इसको भी मैंने यहाँ से अलग हटा दिया। ठीक, अब सिंपली मैं यहाँ पर गया, फिर मैंने हाईलाइट पे देखा और बिटवीन पे क्लिक किया। बिटवीन पे क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ देखता हूँ कि मेरे पास 200 से लेकर 300 के बीच में कितना डेटा है। ठीक, और यहाँ पर मैंने ओके कर दिया तो मेरे पास ये निकल के आया, एक डेटा ऐसा है जो मेरे पास 200 से लेकर 300 के बीच में था। ठीक है, आई होप कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको समझ आ रही होगी। ठीक, अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर से वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक, इसके अलावा फिर से मैं यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया और मैंने अब देखा इक्वल टू। ठीक, तो यहाँ पर मैंने एक ऐसा डेटा लिया जो इसके इक्वल हो, यानी मैं यहाँ लिखता हूँ 350 पे जैसे ही मैंने लिखा और ओके किया। ठीक, यहाँ पर मैंने ओके किया तो ये मेरे पास 350 नंबर किसके आए थे वो निकल के आ गए। ठीक है, ये एक छोटा डेटा है, आपको एक बड़े डेटा को भी सेम ऐसे ही एनालिसिस करके और आप ऐसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे तो आपका काम जल्दी से बन जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास में एक ऐसा बड़ा डेटा है और बड़ा डेटा में अपने को कुछ भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के कोई भी वैल्यू निकालनी है तो सिंपली आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मैंने जो आपको रूल्स बताए हैं इन वाले रूल्स को फॉलो कीजिए, आपको उसमें 100% सफलता मिलेगी निकालने में और आप बड़ी ही आसानी से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, इसके अलावा मैं देखता हूँ अब इसमें हाईलाइट सेल रूल में टेक्स्ट डेट कंटेंट्स आर डेट ऑक्यूरिंग और डुप्लीकेट वैल्यूज़। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर डुप्लीकेट वैल्यू में मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो भी डुप्लीकेट वैल्यू रहती है वो सामने निकल के आ जाती है। मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास ऐसी कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पर इंटर नहीं है, इसलिए मैं इस वाले रूल्स को अभी अप्लाई नहीं करूँगा। ठीक, चलते हैं आगे और इसमें देखता हूँ कि टॉप या बॉटम रूल्स यानी टॉप 10। तो इस टॉप 10 वाले रूल पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरे पास टॉप 10 में कितने हैं। ठीक, और यहाँ से मैं इसको कलर को भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक, और यहाँ पर जैसे ओके करूँगा तो ये मेरे पास टॉप 10 निकल के आ गए। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर डेटा 11 का ही है इसलिए मैंने टॉप 10 निकाला। अगर मैं यहाँ से सिंपली कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाने के बाद टॉप 10 की जगह मैं यहाँ पर लिखता हूँ टॉप 3। ठीक, और ओके करता हूँ तो ये सिंपली मेरे पास टॉप 3 भी निकल के आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद टॉप 3 लिखा मैंने यहाँ पर। ठीक, और ओके कर दिया। ठीक, इसके अलावा इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अलग हटाता हूँ और सिंपली यहाँ पर एक बार फिर से बताता हूँ आपको टॉप 3 लिख के और ये ओके किया मैंने तो ये टॉप 3 निकल के आगे मेरे पास कि टॉप 3 कौन कौन है। ठीक, इसके अलावा अब मैंने फिर से यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक किया और ये टॉप 10% लिखा है ना, इस पर मैंने यहाँ पर 10% की जगह टॉप 5% लिखा और ओके कर दिया तो मेरे पास एक डेटा निकल के आ गया कि ये टॉप 5% में आता है। ठीक है, इस तरह से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बॉटम 10 रूल्स, बॉटम 10%, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, सिंपली आप इस पर क्लिक करके सारी की सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, ये डेटा बार का आता है। डेटा बार में हम यहाँ से देख सकते हैं कि जैसा इसमें लिखा है कि मान लो मेरे पास 1004 रोल नंबर पे 350 नंबर है तो 350 नंबर का डेटा जो है वो ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, वैसे ही 246 नंबर का डेटा कम हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पास वाले में इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा कलर स्केल में जाते हैं, कलर स्केल में जाने के बाद यहाँ पर कलर चेंज हो जाएंगे इसके। ये आइकॉन सेट है, आइकॉन सेट में यहाँ पर कौन कौन सा आइकॉन अप डाउन हो रहे हैं सारे के सारे निकल कर आ जाएंगे। इसके बाद आती है मेरे पास फॉर्मेट एज टेबल। ठीक है, यहाँ पर ये जो डेटा दे रखा है इसको मैं टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपली मैंने यहाँ पर ये वाला टेबल फॉर्म लिया और इसको ओके करके यहाँ पर मैंने ओके कर दिया। ठीक, ये निकल के आ गया मेरा।
ठीक, अगर मुझे इस पूरे डेटा को निकालना तो सिंपली मैं यहाँ से पूरे डेटा को सिलेक्ट करूँगा और फॉर्मेट एज टेबल पर जाने के बाद मैं यहाँ से टेबल फॉर्मेट लगा दूंगा। तो ये मेरे पास पूरा डेटा जो था वो टेबल फॉर्मेट में बनकर आ गया है। ठीक, इसके बाद सिंपली मैंने इसको फिर से पुरानी स्थिति में लिया और यहाँ पर जाने के बाद मैंने सेल स्टाइल, अब सेल स्टाइल में जाने के बाद मान लीजिए मेरे पास ये जो सेल है इसको मुझे इसमें स्टाइल चेंज करना है। सिंपली मैं यहाँ पर सेल स्टाइल पे गया और यहाँ पर जाने के बाद मैंने यहाँ से जैसी सेल स्टाइल ली वैसी सेल स्टाइल मेरे पास यहाँ पर निकल के आ गई। मान लो ये ली मैंने तो ये निकल के आ गई। इसको सिंपली यहाँ से मैं बोल्ड कर दूंगा और अक्षर को बड़ा कर दूंगा तो मेरी एक अच्छी सी एक्सेल सीट बन के तैयार हो जाएगी। ठीक, इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर इंसर्ट करने का ऑप्शन। ठीक है, इंसर्ट पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा है इंसर्ट सेल और इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम्स और इंसर्ट, ठीक है, शीट। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर कोई भी सेल को इंसर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं मान लीजिए मैंने यहाँ पर सेल पे सिलेक्ट किया और यहाँ से कोई भी सेल को इंसर्ट करना चाहा तो इंसर्ट सेल पे गया और यहाँ पर इंसर्ट सेल डाउन लेफ्ट या फिर एंटायर रो या एंटायर कॉलम, तो मैंने सिंपली शिफ्ट सेल डाउन पे क्लिक किया और मेरे पास एक सेल और इंसर्ट होकर आ गई। आपको यहाँ पर आसानी से समझ आएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने डेटा लिख रखा है तो यहाँ पर सिंपली मैं इंसर्ट पे गया और यहाँ पर मैंने इंसर्ट सेल पे क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया तो हमारे पास एक शीट में जो एक सेल थी वो इंसर्ट होके आ गई है बीच में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से मैं एक रो को भी इंसर्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर एक मैं कॉलम को इंसर्ट कर सकता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर इस वाली पर, और यहाँ से मैंने कोई भी एक शीट को रो में इंसर्ट किया तो ये वाली जो रो है वो इंसर्ट होके मेरे सामने यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है तो डिलीट सेल पे जैसे कि मान लो मैं ये लिखा है यहाँ पर डिलीट शीट रो। ठीक है, मैंने सिंपली यहाँ इस रो पर क्लिक किया और इस वाले को मुझे डिलीट करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर डिलीट शीट रो पर क्लिक किया तो ये पूरी मेरे सामने जो रो मैंने इंसर्ट करी थी वो डिलीट हो चुकी है। ठीक है, वैसे हम यहाँ पर कॉलम को भी इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद मैं फॉर्मेट में गया। अब मेरे पास आता है यहाँ पर जैसे कि अगर ये जो रो और कॉलम बने हुए हैं तो मान लीजिए मैं इसको इतना क्लोज कर दिया मैंने इसको। ठीक है, और इसको भी मैंने यहाँ से ये क्लोज कर दिया। ठीक, इसकी जो सेटिंग्स थी मैंने पूरी बिगाड़ दी। ठीक, अब मेरे पास ये डेटा बना हुआ है पूरा। अब इसमें मुझे ये जो कॉलम है इसको एडजस्ट करना है और जितनी भी रोज है उसको भी एडजस्ट करना है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो ये यहाँ पर कॉलम बने हुए थे तो ये एक दूसरे के अंदर इंटर हो चुके हैं और सेम ऐसे ही मेरे पास जो कॉलम बने हुए थे वो भी एक दूसरे के अंदर शिफ्ट हो गए हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक किया। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद मैंने ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक किया तो ये मेरी जितनी भी रो थी उसकी हाइट जो थी वो ऑटो फिट हो गई। सिंपली मैंने यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक किया और ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक किया तो ये मेरे जो कॉलम थे वो सारे के सारे ऑटोमेटिक फिट हो गए हैं। ठीक, अब यहाँ से किसी भी रो को और कॉलम को हाइड कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो केमिस्ट्री लिखा है नंबर वाला कॉलम, जी नंबर का कॉलम जो है इसको मुझे हाइड करना है तो सिंपली इस वाले कॉलम पर मैंने क्लिक किया और यहाँ फॉर्मेट में गया। फॉर्मेट में जाने के बाद मैंने हाइड अनहाइड पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने हाइड कॉलम कर दिया तो वो कॉलम जो था वो मेरा हाइड हो गया है। फिर से उसको अनहाइड करने के लिए सिंपली वहीं गया मैं और यहाँ पर लिखा है अनहाइड कॉलम। अनहाइड कॉलम पे मैंने क्लिक किया तो ये कॉलम अनहाइड हो गया। वैसे ही यहाँ पर मैंने ये जो 1002 नंबर की रोल नंबर वाली जो रो है इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ फॉर्मेट में गया। फॉर्मेट में जाने के बाद हाइड अनहाइड में गया और हाइड रो पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये 1002 नंबर की जो रोल नंबर की जो मेरे पास रो थी वो अनहाइड मतलब कि हाइड हो चुकी है। ठीक, अब फिर से मैं फॉर्मेट पे गया और फॉर्मेट पे जाने के बाद मैंने हाइड अनहाइड पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने अनहाइड रो कर दिया तो वो जो रो मैंने हाइड करी थी वो अनहाइड होके आ गई है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। इसमें ऑटो सम का जिसमें सम एवरेज काउंट नंबर वगैरह हम फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे उसमें पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये वाला है डाउन लेफ्ट, ये भी बाद में पढ़ेंगे हम। और इसके आगे शॉर्ट वाला है। ठीक है, यानी शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है
ये पूरा का पूरा एक ट्यूटोरियल है, तो इसके सेकंड वाले पार्ट में हम इस पूरे को जानेंगे। ठीक, कि इसका मतलब क्या होता है, डेटा वैलिडेशन क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। आज हमने होम टैब के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इसमें अगर कोई और बाकी रह गया होगा तो अगले वाले जो वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर